Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you chemical kinetics, but current lecture based on the factor affecting the rate of reaction. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely focused on the question of NEET, AIMS, PVT, JEE, class 12th and other competitive examination related to chemistry. You see my video carefully and up to the end. Please comes on the first slide. Factor affecting the rate of reaction. There are many factors affecting the rate of reaction. These factors is as follow. बहुत से फैक्टर हैं जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप बहुत ईजी वे में इसको समझिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में है ये। नंबर 1 फैक्टर अफेक्टिंग ROR इज एज फॉलो। नंबर 1 नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसमें हम लेते हैं आयनिक रिएक्टेंट लेते हैं। आयनिक रिएक्टेंट मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में बताया है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताया है। उस रेट ऑफ रिएक्शन वाली वीडियो को आप देखिए, और नहीं तो मैं इसको एंड स्क्रीन पर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो इसमें मैंने पहला फैक्टर लिया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, उसमें है आयनिक रिएक्टेंट। आयनिक रिएक्टेंट के बारे में देखते हैं कि आयनिक रिएक्टेंट कैसे अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। अब आप यहाँ पे देखिए ये आयंस हैं, ये आयंस Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। इनके कुछ ही माइक्रो सेकंड में ये आपस में घुल मिल जाते हैं। तो आप यहाँ यही आपको ध्यान रखना है कि घुल मिल जाते हैं। तो घुल मिल जाएंगे, कौन घुल मिल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में घुल मिल जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव से घुल मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर AgCl, Ag प्लस Cl सेकंड प्लस NaNO3। तो ये कुछ ही माइक्रो सेकंड में, ये जो रिएक्शन है कुछ ही माइक्रो सेकंड में हो जाती हैं। तो यानी अभिक्रिया की गति को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं ये, और ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। सो ROR इज वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन है, और ये 10⁻⁶ में ही कंप्लीट हो जाती है, यानी माइक्रो सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है। तो आयनिक रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है उसमें आयनिक रिएक्टेंट हैं, ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए N2 प्लस Thresh2 इक्वल टू 2NH3। तो 2NH3, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड इसमें भी टूटेंगे और यहाँ बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड फॉर्म। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस होने की वजह से ये अभिक्रिया की गति स्लो होगी। तो इन्होंने अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर दिया, यानी स्लो कर दिया। अब आपने देखा यहाँ पे आयनिक रिएक्टेंट वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी ये फैक्टर ऐसा है कि अभिक्रिया गति को वेरी फास्ट कर देता है। कोवेलेंट बॉन्ड ये ऐसा नेचर है, ये अभिक्रिया की गति को धीमी कर देता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और ये फर्स्ट स्लाइड है, इस पर कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ पाए होंगे।
नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आयनिक रिएक्टेंट आपने देख लिया, और नेक्स्ट आपने कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी इसका नेचर है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलूँगा, उस पर देखिए, प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। देखिए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इस पर डिटेल स्टडी होगी, इसमें और भी कई वीडियो हैं चैप्टर में, इन्हीं पर डिटेल स्टडी होनी है। परंतु ये जो सब्सिडियरी फैक्टर हैं इनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल स्टडी आपकी होनी है कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर सब्सिडियरी फैक्टर आप ये समझिए सब्सिडियरी फैक्टर कौन से होते हैं। तो सब्सिडियरी फैक्टर के भी बारे में हमको समझना चाहिए, और सब्सिडियरी फैक्टर का मतलब यह सहायक फैक्टर कौन कौन से हैं इनको भी हमको पता होना चाहिए। और डिटेल स्टडी तो हमको करनी है केवल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर, क्योंकि चैप्टर ही कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमने ये फैक्टर देख रहे हैं, इसी की कड़ी में आप नेचर में आप देख रहे हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट क्या हैं इसको आप समझेंगे। देखिए, होमोजीनियस रिएक्टेंट उनको कहते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, उनका नेचर समान होता है, शेप साइज समान हो। हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट क्या हैं, वो डिफरेंट साइज शेप के रिएक्टेंट हैं, यानी डिफरेंट नेचर है उनका। तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा समझिए। आप यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी दोस्ती आपके नेचर के समान ही दूसरा कोई स्टूडेंट होगा, उसी से बहुत जल्दी दोस्ती होगी। और डिफरेंट नेचर वाले स्टूडेंट से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती है। यदि आप गधे हैं तो आपकी दोस्ती गधों से बहुत जल्दी होगी, और अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपकी दोस्ती गधों से नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सेम नेचर है, उनकी दोस्ती बहुत जल्दी होगी, यानी वो रेट अभिक्रिया की गति को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेंगे। और यहाँ डिफरेंट नेचर होगा तो उनकी मैंने यही कहा कि डिफरेंट नेचर होगा, और एक गधा और एक जो है तेज, उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। तो क्या ये अभिक्रिया की गति को प्रभावित करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर समझिए, होमोजीनियस नेचर है तो वो अभिक्रिया की गति को फास्ट कर सकते हैं, और जिनका नेचर डिफरेंट है, सेम नेचर नहीं है, वो अभिक्रिया की गति को घटा सकते हैं। इसी के आगे एक और फैक्टर आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को देखते हैं। स्टेबिलिटी ROR, इसका आप टर्म स्टैंड फॉर, इसको आप समझो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जितना मजबूत है, स्टेबल है, तो ROR फास्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ROR इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। बस यहाँ जस्ट उसका अपोजिट है। यदि रिएक्टेंट मजबूत है तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन धीमी गति का होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो घटा हुआ होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है। इसी में आप एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए, CH3COOH, आगे CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। दूसरा है HCOOH HCOO माइनस प्लस H पॉजिटिव। ये डिसोसिएट हो गए। ऊपर वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, ये डिसोसिएट हो गई किसमें, CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। डिसोसिएट होने के बाद इस पर जो COO, इन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आप केमिस्ट्री में एक बात समझिए, चार्ज हमेशा ही बुरा होता है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी रिएक्टेंट चार्ज को लेना नहीं चाहता, वो चार्ज को त्यागना चाहता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये CH3 हैं,
तो इससे इलेक्ट्रॉन को खींचते तो नहीं है, इसको पुश करते हैं। ये अपने चार्ज को देना चाहते हैं, इसको चार्ज को देना चाहते हैं। और यहाँ पर भी घटना यही घटती है कि ये भी चार्ज को देना चाहते हैं, परंतु इसके कंपैरिजन में ये कम हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये अभिक्रिया की जो गति है, स्टेबिलिटी है, ROR सेकंड की अधिक होगी और ROR फर्स्ट की कम होगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है। तो मैंने इसको ROR फर्स्ट कर दिया, इसको ROR सेकंड। तो ROR फर्स्ट ग्रेटर देन, अभिक्रिया की गति इसमें तेज होगी कंपेरिजन टू ROR फर्स्ट। तो आप इसको खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको समझाया है। इसमें हो सकता है कि आपको कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही होगी जो समझ में नहीं आएगा, और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसको समझा रहा हूँ आपको। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर अफेक्टिंग द ROR। अब सेकंड फैक्टर पर आते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, आप ये समझते हैं फिजिकल स्टेट, 3 फिजिकल स्टेट हैं मैटर की, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स दूर दूर, गैस में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। ये गैस A है, ये B है, तो ये बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं, रैंडम मोशन ऑफ मूवमेंट है, और ये कोलाइड होना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये सॉलिड है, सॉलिड के एटम्स ये हैं, ये आपस में कोलाइड होना बहुत रेयर केस में होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर गति कम होगी और यहाँ पर वेरी फास्ट रिएक्शन, अभिक्रिया की गति बहुत तेज़ होगी किसमें, गैस में। सो गैस ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन सॉलिड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर इन गैस देन लिक्विड देन सॉलिड। ये मीडियम हैं। यहाँ पर जो है गैस की तुलना में ये कम कोलाइड करना चाहते हैं, और सॉलिड में तो कोलाइड होना ही नहीं चाहते, कोलाइड नहीं होना चाहते, तो वहाँ पर जो गति घट जाती है और गैस में गति जो बढ़ जाती है। तो यू अंडरस्टैंड केयरफुली माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब टू वीडियो। मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, और आप अपना वर्क करते रहिए। आपको अपना वर्क करना है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। आई एम RP सिंह, एन इमिनेंट एक्सपर्ट एजुकेटर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में ही वीडियो दे रहा हूँ, जो नीट, JEE और एम्स के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो क्लियर ना हो। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलूँगा, और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कौन सा फैक्टर आता है। यहाँ पर कोई कन्फ्यूज मत होना, ये नंबर 2 का मतलब है ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड फैक्टर है। ये जो 3 पड़ा हुआ, ये स्लाइड नंबर 3 है। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड नंबर 4 है, और ये फैक्टर नंबर 3 है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये एक बात और आती है, सरफेस एरिया से क्या प्रभाव पड़ता है ROR पर। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इसको देखते हैं, ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखिए जितना सरफेस एरिया अधिक होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। ये आपके पास एक कप रखा हुआ है, इस कप में मिल्क है, ये शुगर पार्टिकल हैं, चीनी के टुकड़े हैं, ये शुगर पार्टिकल हैं, ये बड़े शुगर पार्टिकल हैं, ये छोटे शुगर पार्टिकल हैं। इसमें अगर यदि हम चीनी डालते हैं तो कौन से सबसे पहले घुलेंगे? अगर आप ये कहेंगे बड़े बड़े डाल दें, बड़े बड़े घुल जाएंगे, तो मिल्क के जो पार्टिकल हैं, एटम्स हैं, वो यहाँ चिपकेंगे, इस पर चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद ये देखते हैं कि ये इतना बड़ा पार्टिकल है शुगर का। अगर इसको हम तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ देंगे, तो इसके अंदर भी तो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, परंतु ये इतना मोटा है कि अगर इसको तोड़ेंगे तो बहुत से छोटे छोटे दाने बन सकते हैं, और इसके अंदर भी तो सरफेस है।
तो यहाँ चिपकेंगे। इसके बाद हम ये छोटे छोटे चीनी के टुकड़े हैं, ये इन पर जो शुगर मॉलिक्यूल चिपकते हैं तो इनको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत से टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन पर सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, वो चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद ये गल जाएंगे बहुत तेज़ी से, कंपेरिजन टू लार्ज शुगर पार्टिकल्स। तो सरफेस एरिया प्रभाव डालता है कि ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होगा। और इसलिए हमने ये एग्जाम्पल दिया कि आप इसमें गर्म दूध है और इसमें ये शुगर के पार्टिकल हैं, ये शुगर के पार्टिकल बड़े हैं, दोबारा आप इसको समझ लो, ये बड़े हैं, लार्ज साइज है इनका, तो केवल इनको ऊपर वाली सतह ही मिलेगी। यदि इसको हम तोड़ दें, ये मैंने इसको तोड़ा है, तोड़ दें तो इतने छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर ये बन जाएंगे। तो इन पर मिल्क मॉलिक्यूल्स को चिपकने के लिए ज़्यादा स्थान मिल जाएगा, इसलिए स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स डिजॉल्व वेरी फास्ट देन लार्ज शुगर पार्टिकल्स। ये फैक्टर नंबर 3 है। अब हम आते हैं फैक्टर नंबर 4 पर, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या कार्य है, कैटालिस्ट से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कैटालिस्ट को भी देख लो। इसको उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अप डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन देखिए, कैटालिस्ट सेट अप अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ध्यान में रखिए कि ये एक ऐसा अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कम ऊर्जा लगती है, और एक ऐसा अल्टरनेट पाथ बता देगा और उस अल्टरनेट पाथ से प्रोडक्ट का बनना बहुत इजी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो ये सबसे पहले ये पहाड़ जैसा बनेगा। पहाड़ जैसा क्यों बनता है कि यहाँ पर इसकी यहाँ तक ये ट्रांजिशनल स्टेट है, यहाँ इसको पहुँचना ही है। ये सक्रिय स्टेट है, यानी ट्रांजिशन स्टेट है इसकी, और ट्रांजिशन स्टेट में इसको जाना ही होगा और तब जो है आकर के प्रोडक्ट बनेगा। विदाउट कैटालिस्ट, हमने इसमें कोई भी कैटालिस्ट नहीं डाला है, कोई हमने इसमें उत्प्रेरक नहीं डाला। रिएक्टेंट में रिएक्शन होगा और ये अपने ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ये इसका नेचर होता है कि पहले वो अपने ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो ये यहाँ तक जो ऊर्जा है इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ तक उसको जाने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब हमने इसमें कोई भी कैटालिस्ट डाल दिया तो कैटालिस्ट ये कहता है कि आपको उस पहाड़ पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेंगे, और अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेंगे, आप यहीं होकर के निकल जाइए और प्रोडक्ट में तैयार हो जाएगा। यानी वो ये कहता है इस पहाड़ को हम छेद देंगे, इस पहाड़ में होकर के हम रास्ता बना देंगे, किसके द्वारा, बाई कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट ने क्या किया, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट, और जो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी थी, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक जाएंगे तो ज़्यादा लगेगी, और यहाँ एक अल्टरनेट पाथ से निकल जाएंगे, तो अल्टरनेट पाथ में जब होकर जाएंगे तो लोअर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी और कम ऊर्जा में ये भी प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, परंतु मेन फैक्टर 2 ही हैं इसमें, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर ही बात होनी है। आगे पूरा जो चैप्टर है इसमें कई वीडियो हैं, वो पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे ही डिपेंड हैं। तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की बात होगी, आगे चल के बात ही होगी, परंतु ये सब्सिडियरी फैक्टर थे। सब्सिडियरी फैक्टर को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले सब्सिडियरी फैक्टर। अब आगे इसमें कैटालिस्ट एंड वो टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आएगा, उसको भी बताऊंगा। परंतु कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के ऊपर आपको इसमें बहुत बातें करनी हैं, बहुत लेंथी है, पूरा बताया जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। आई एम आर.पी. सिंह, एन एमिनेंट एक्सपर्ट एजुकेटर बायोकेमिस्ट्री। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
मैं आपकी ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, आप मेरी हेल्प करते रहिए। अब आते हैं हम जो मेन काम का जो फैक्टर है टेम्परेचर। ये बहुत ही काम का टेम्परेचर फैक्टर है और इसके लिए हम देखते हैं जनरली टेम्परेचर, जनरली यानी नॉट ऑलवेज, जनरल वे में आपको बात करनी है। जनरली ROR रेट ऑफ रिएक्शन, आप इस टर्म को याद रखिए। ROR टर्म स्टैंड फॉर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ROR टर्म स्टैंड फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की गति टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में अभिक्रिया की गति भी बढ़ती है। अब किस दर से बढ़ती है, क्या है बढ़ने का इसका रेट, तो वो आगे बढ़ने का रेट क्या है, तो आगे चल के एक न्यू वीडियो आएगी, न्यू लेक्चर आएगा, उसका नाम है रेट लॉ। उसी में ही आपको मालूम पड़ेगा इसका क्या रेट लॉ के अनुसार हम इसको निकालेंगे कि किस हिसाब से बढ़ती है। परंतु यहाँ पर एक डाटा है, ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइजिंग टेम्परेचर ROR इंक्रीज 2 to 3 टाइम, यानी यदि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो अभिक्रिया की गति 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। 2 गुना तो 2 to 3 ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी कहलाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड पे, प्रीवियस वीडियो में, उसमें अर्हेनियस इक्वेशन। तो अर्हेनियस इक्वेशन ये है K इक्वल टू AE माइनस EA/RT। ये मैंने यहाँ ये सब दे दिए हैं, K क्या है, E क्या है, A क्या है, ये सब दे दिए हैं। परंतु ये अब आप नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें टेम्परेचर के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। परंतु यहाँ से आपको इतना अपने दिमाग में लेके जाना है नेक्स्ट वीडियो के लिए कि जनरली यानी सामान्य तौर पर ROR इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया की गति भी बढ़ेगी। ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 to 3 टाइम, ये आप ध्यान रखिए। और शेष अर्हेनियस इक्वेशन आगे आएगा काम में, वहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनका क्या संबंध है। K रेट कांस्टेंट है, A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, E मैथमेटिकल क्वांटिटी है। तो आपको केवल यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। एक फैक्टर और बचता है, वो है आपका कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन को भी देखते हैं हम, परंतु कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है कि कंसंट्रेशन जो है किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, वो नील भी हो सकता है, वो हाई भी हो सकता है और वो लो भी हो सकता है। तो उसको अभी बताता हूँ मैं। तो प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंसंट्रेशन ये फैक्टर नंबर 6 है और स्लाइड नंबर 6 है ये कंसंट्रेशन। इसमें भी हम जनरली बात करते हैं, नॉट ऑलवेज, जनरली ROR इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए जनरल वे में अभिक्रिया की गति बढ़ती है कब, जब कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करता है। तो और कुछ इसके बारे में और भी कुछ फैक्टर हैं, उनको भी देखिए। ROR में आल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए अभिक्रिया की गति मैंने अभी ये बताया है, जनरली वे में अभिक्रिया की गति बढ़ेगी कब, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। परंतु अब यहाँ पर आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज, अभिक्रिया की गति घट भी सकती है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़े तो अभिक्रिया की गति घट भी सकती है। एक फैक्टर ROR में रिमेन अनअफेक्टेड, यदि कंसंट्रेशन बढ़ता है तो अभिक्रिया की गति जरूरी नहीं है बढ़े, वो उसमें कोई परिवर्तन न हो, ऐसा भी संभव है। अगला पॉइंट देखते हैं, ROR में आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन।
अभिक्रिया की गति रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ROR में डिपेंड ऑन वन, ऑल आर नॉन रिएक्टेंट। अभिक्रिया की गति एक या सभी या किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड कर सकती है। तो ये कंसंट्रेशन के बारे में कुछ फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर आपको डिटेल में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। यहाँ तक आपको केवल यही बताना था कि केवल आप फैक्टर समझिए, ये फैक्टर अभिक्रिया की गति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो आपने ये फैक्टर समझ लिए, खूब अच्छी तरह से समझे होंगे। और आप वीडियो को देखिए, एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो आएगी रेट लॉ पे आएगी, उसको देखिए। तो प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक आपने इस पूरी वीडियो को देखा और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली वाली वीडियो का आपको यहाँ लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक से आप क्लिक करके फर्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बीच में आई बटन प्रोवाइड करूँगा और उस आई बटन से आप जो है क्लिक करके प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। तो और इसके लिए मैं इंग्लिश वर्जन तैयार करूँगा, तो इंग्लिश वर्जन को भी आप दे सकते हैं। जो स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश मिक्स को नहीं समझ सकते, वे प्योरली इंग्लिश वर्जन को भी समझेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।